हेलो एवरीवन। मेटजी एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश कालरा और मैं हूं आपका साइंस का टीचर फॉर क्लास 9th एंड 10th। स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है 30% फॉर क्लास 9 टू 12th एंड दैट टू फॉर दिस अकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021। तो मीन्स जो बच्चे इस साल 9 10th 11 12th में हैं उनके लिए खुशखबरी है। और हम फाउंडेशन कोर्स की वीडियोस बनाते हैं तो हम सारे ही टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन हम आपको वीडियो से पहले ही बता देंगे कि कौन से टॉपिक्स आपके इस साल सिलेबस में नहीं हैं। आज हम फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 8 देखेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 में कोई चेंजेस नहीं है एकेडमिक ईयर 2021 में, तो ये पूरा ही चैप्टर आपको पढ़ना है। आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है और दोनों मीडियम क्या होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इसमें ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका सब्सटेंस वन है यानी कि मीडियम वन। ओके, और this is substance 2 which is medium 2. Both the medium are transparent. Light ray आपकी ये जो इंसिडेंट रे है ये आपकी गई ऐसे, एंड this surface is known as this surface is known as interface between two transparent medium. और जब ये लाइट रे आपकी स्ट्राइक करती है आपके इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स पे, सो ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट कुड ऑल्सो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पर लेकिन यहाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, इसका मतलब जो आपका मीडियम 2 है वो डेंसर है और मीडियम 1 आपका रेयरर है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज अ रेयरर मीडियम एंड व्हाट इज अ डेंसर मीडियम। ओके, so this is known as refraction. It is the bending of light ray when it travel from one transparent medium to another transparent medium. Bending आपकी towards the normal भी हो सकती है, away from the normal भी हो सकती है। उसके अलावा हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाती है, और आज हम इस चीज पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। स्टूडेंट्स, हमने टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, तो ऐसे ही दो रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। सबसे पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्लेन इज समथिंग कि अगर आप एक प्लेन ऑफ पेपर ले लें और उस पर दो पॉइंट ड्रॉ करें, वो दोनों पॉइंट उसी पेपर पे आएंगे, कोई पेपर से बाहर नहीं जाएगा, मतलब एक 3D इमेज नहीं बनेगी। तो ऐसे ही अगर मैं एक प्लेन ऑफ पेपर लूं और उस पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों को रखना चाहूं, तो तीनों इसी के ऊपर आएंगे, कोई भी इस प्लेन ऑफ पेपर से बाहर नहीं जा रहा होगा। ओके, second law of refraction, students, this is very important. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. यानी कि देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई, और वहीं जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल आर। और जो ये दो मीडियम है आपके, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, इनमें जो एंगल और आई का रेशियो होता है, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर ये 30 है
और आर की कोई वैल्यू है, सिमिलरली से अगर मैं 40 कर दूं और आर की कोई वैल्यू रखूं, तो मैं जितनी भी बार इन वैल्यूज का रेशियो लूंगा वो हमेशा सेम आएगा, यानी कि कांस्टेंट आएगा. सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. इसे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है ये. एंड दिस इज फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि दो मीडियम के पेयर के लिए ये रूल बना है. The formula is sin I upon sin R is constant, and this constant value is also known as refractive index. ये जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जब हम बात करते हैं रेयरर मीडियम की और डेंसर मीडियम की, सो इट्स नॉट कि हम उसकी ओरिजिनल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, हम उनकी मास वाली डेंसिटी की बात कर रहे हैं. ये जो डेंसिटी है वो है आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि ये आपकी मास डेंसिटी नहीं है, ये आपकी लाइट की रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकाली गई है, तो इसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं. और अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मीडियम रेयरर है और दूसरा डेंसर है, तो इसका मतलब है इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू द अदर मीडियम. स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. कई बुक में इसे ईटा यानी एन से भी डिनोट किया जाता है, कई बुक में इसे आपका म्यू से भी डिनोट किया जाता है. तो डिफरेंट बुक्स डिफरेंट मेथोडोलॉजी, बट आपको याद रखना है कि ये इसके साइन होते हैं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? जब एक लाइट रे आपके एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है, राइट? और कितना वो बेंड हो रही है, कितनी एक्सटेंट में बेंड हो रही है, उसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल, इस डायग्राम में अगर मैं मानूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब जो आपकी इंसिडेंट रे है वो जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन वो गई ऐसे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसने बनाया 50 डिग्री. तो कितने डिग्री का लॉस हुआ या कितने डिग्री डायरेक्शन चेंज हुआ? दैट इज 20 डिग्रीज. तो 20 डिग्री वो बेंड हुई. अगर यहीं सब्सटेंस 2 जो कि लेट्स से वाटर है उसकी जगह कोई और सब्सटेंस होता, सच एज कैरोसिन या कोई और सब्सटेंस, कोई और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, तो शायद आपका जो बेंडिंग है वो 20 डिग्री ना हो के 30 डिग्री 40 डिग्रीज होती या कम होती. तो कितना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट रे बेंड होती है, दिस चेंज इन डायरेक्शन इज नोन एज, दिस एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगर फॉर्मूले की बात करूं तो हम पीछे भी बात कर चुके हैं. ईटा इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, क्योंकि जो स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था इसका जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है. तो ये एक फॉर्मूला होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू भी लिख सकते हैं, तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर भी आप बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा. उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है विच इज इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया. हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम में होती है आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. उसके अलावा अगर मैं एयर की बात करूं, एयर में वैक्यूम से थोड़ी कम होती है, और उसके अलावा आप कोई भी मीडियम लेंगे तो उनमें स्पीड कम होती जाएगी. वैक्यूम में द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जैसे लाइट रे आपकी यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है दूसरे मीडियम में, तो दूसरा मीडियम आपका डेंसर होगा और पहला मीडियम रेयरर होगा. तो इट इज़ नॉट मास डेंसिटी, इट इज़ ऑप्टिकल डेंसिटी. तो इसे पहले मीडियम को हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एंड दूसरे मीडियम को हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. और अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो ऑप्टिकली रेयरर का मतलब है रेयर चीज़ें हैं, आपकी डेंसिटी कम है, तो बड़ी इजीली लाइट जाएगी, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी. तो लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और ये थोड़ा डेंस मीडियम है, और यहाँ पे वेलोसिटी लाइट की कम होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा मॉलिक्यूल से टकराएगी और उसकी स्पीड कम होती जाएगी. तो यहाँ पे आपका v1 ग्रेटर देन v2 होगा,
यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन सेकेंड मीडियम। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है वेलोसिटी के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो आपका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। और ये रिलेशन कहाँ से आता है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि लाइट कितना बेंड कर रही है, कितने एक्सटेंट में बेंड कर रही है। जितना ज्यादा बेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, यानी कि दूसरा मीडियम उतना ही ज्यादा डेंस होगा। और दूसरा मीडियम ज्यादा घना है तो वेलोसिटी तो अपने आप कम होगी ही होगी। तो इसलिए आपका म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। उसके बाद एक टर्म आती है n21 या μ21। इसे कई बुक्स में मैं आपको बता दूं कैसे लिखा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे है n21, यानी कि इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी कि सेकंड मीडियम, ये जो आपका सेकंड मीडियम है इसका फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अगर मान लो फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम वाटर है तो इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं एन डब्ल्यू ए, यानी कि वाटर एयर। और इसे कई बुक्स में ऐसे भी लिख के दिया होगा एन डब्ल्यू ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी कि सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी कि फर्स्ट मीडियम। और उसके अलावा कई बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा होगा एन टू वन। इसका मतलब भी यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो हमने बताया कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो n21 की वैल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम आपका होगा v1 बाय v2। क्योंकि यहाँ सेकंड मीडियम पहले है तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ फर्स्ट मीडियम बाद में है तो नीचे 2 आएगा। उल्टा होता है ना रिलेशन, इनवर्सली। सो n21 इक्वल टू v1 बाय v2। ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे। सो अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जब मैं किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की या वैक्यूम की रिस्पेक्ट में लेता हूं, क्योंकि एयर और वैक्यूम में ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो मैक्सिमम आपका स्पीड ऑफ लाइट जनरेट होती है एयर और वैक्यूम में, तो उस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी 1। सो किसी भी अगर मैं मीडियम की बात करूं उसे मैं एयर के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, then the refractive index of second medium is considered with respect to vacuum, and this is known as absolute refractive index of the medium. It is simply represented by n2, क्योंकि हम पहले बोल रहे थे n21, तो n21 मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर मेरा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम या एयर हो जाए तो मैं उसे सीधा बोलूंगा n2, और वही उस मीडियम का, उस सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। हमने n का फॉर्मूला क्या पढ़ा था n21 का? n21 का फॉर्मूला पढ़ा था हमने v1 बाई v2। अब हमारा n2 जो है हमारा सेकंड मीडियम है, 1 हमारा एयर है या वैक्यूम है, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। v1 यानी कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है तो उसे हम c भी लिख सकते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, जिसे हम c से भी डिनोट करते हैं। ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसे जो 3 इंटू 10 की पावर 8 बोलते हैं, जो हम उसे c से डिनोट किया जाता है। उसके अलावा किसी और मीडियम में होगी तो उसे हम v n21 को हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? n21 का आपको फॉर्मूला बताया था v1 बाई v2। तो नीचे v2 लिखने की बजाय मैं सीधा v लिख दूंगा, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम हो जाएगी सीधा। तो n2 का फॉर्मूला हो जाएगा c बाय v, जिसे हम बोल सकते हैं nm भी बोल सकते हैं, विच इज सेकंड मीडियम c बाय v। और पीछे मैंने आपको बताया था कि n21 आपका v1 बाई v2 होता है,
और मैंने आपको बताया था कि n जो होता है आपका, उसकी एक और फॉर्मूला होता है विच इज साइन आई बाय साइन आर। तो यहां से भी आप इनको इक्वल रख सकते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। और एब्सोल्यूट की जब मैं बात करता हूं तो वो एयर के रिस्पेक्ट में होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यानी कि 1.0003। तो डेसिमल के बाद बहुत सारे जीरोज हैं, तो इसे हम 1 ही मानेंगे। एयर का एयर के रिस्पेक्ट में 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं आइस का बोलूं एयर के रिस्पेक्ट में तो 1.31 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं आपका डायमंड का बोलूं, वो सबसे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, विच इज 2.42। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखिए, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस वेलोसिटी, क्योंकि वहां आपकी लाइट को चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यानी कि अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी। और अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इफ मीडियम हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो अगर मैं बोलूं एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो ज्यादा डेंस मीडियम है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हायर है। स्टूडेंट्स आइए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही इजी होगा अब आपका इन्हें सॉल्व करना, बिकॉज हम पहले ही सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इन वाटर। एयर से वाटर में एंटर कर रही है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और वाटर का ऑब्वियसली फिर उससे ज़्यादा ही होगा। तो ये आपका रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। एंड इफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड कम हुई है। सो लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज रे लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है दोस्तों? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे दे रखा है, यानी कि एन ऑफ जी दे रखा है आपका 1.5। तो लाइट की स्पीड ग्लास में क्या होगी? एयर में स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸। तो ग्लास में कितनी होगी? आपको क्या फॉर्मूला याद है ये वाला? n21 इक्वल टू v1 बाय v2, यानी कि v1 इज, n21 क्या होगा आपका? n2 बाय n1 और v1 बाय v2। n2 क्या है आपका? विच इज ng, ओके। एंड n1 क्या है आपका? यानी कि एयर का, इक्वल टू आपका v1 क्या है? v1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि फर्स्ट मीडियम एयर है, विच इज 3 × 10⁸। एंड v2 आपको निकालना है। ng की वैल्यू 1.5 है। na यानी कि एयर में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हमें पता ही होता है, 3 × 10⁸ बाय v2। तो v2 आएगा आपका 3 × 10⁸ बाय 1.5 विच इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे हम एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का बोल रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। तो हम सीधा उसे एन एम इक्वल टू सी बाई वी फॉर्मूला लगा सकते हैं। एन एम हमारा 1.5 है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है और वी हमें निकालना है। तो फिर से वी की वैल्यू वही आ जाएगी आपकी 1.5 × 10⁸
8, सॉरी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3, जो हमने पीछे भी देखा था, एनसीईआरटी का टेबल है, कि किसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, ये याद रखेंगे। सो इसमें अगर मैं बोलूं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो डायमंड की ही हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। और एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन केरोसिन, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Use the information given in the previous table. Previous table में जो हमने देखा उसमें हमें पता है केरोसिन की आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 होता है, टर्पेंटाइन का 1.47 होता है, वाटर का 1.33 होता है। तो आपको बताना है लाइट किस में तेज चलेगी। eta is inversely proportional to velocity, so it's very simple। जिसमें आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें लाइट तेज चलेगी। सबसे कम इसमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सबसे ज़्यादा तेज इसमें चलेगी, उसके बाद इसमें चलेगी, और सबसे धीरे चलेगी इसमें, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। सो वाटर लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, एंड देन केरोसिन, एंड देन टर्पेंटाइन। Next question, refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? इसका मतलब ये है कि आपका जो लाइट रे है वो बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 उसकी स्पीड कम हो रही है एज कंपेयर टू वैक्यूम। सो दोबारा मैं आपको ये स्टेटमेंट बता देता हूं कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इट मींस दैट स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि v, वो वैक्यूम के मुकाबले इसमें 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी कि c अपॉन 2.42 इतना कम हो जाएगी, बाय फैक्टर ऑफ 2.42 कम हो जाएगी, क्योंकि ईटा का फॉर्मूला होता है c बाय 2.42। तो यानी कि अगर स्पीड 3 × 10⁸ है तो 2.42 कर देंगे तो इतनी स्पीड डायमंड में कम हो जाएगी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो वो कितना स्पीड को काट देगा, कितने फैक्टर कम कर देगा, वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। So students, let's recall what we have done today. We have done laws of reflection, first law, second law. Second law is also known as Snell's law, where is mu equal to आपका sin I by sin R, which is constant। और उसके बाद हमने बात की, ये जो म्यू है यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसे ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा आपका मीडियम। उसके बाद हमने बात की रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बीच में, जिसमें हमने बोला था ईटा 21 इक्वल टू v1/v2। और अगर मैं ईटा 12 बोल दूं, यानी कि n12 बोल दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, वो हो जाएगा v2/v1। और यानी कि आपका जो रिलेशन है वो ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही यही है कि वो वेलोसिटी को कितने फैक्टर कम कर रहा है एज कंपेयर टू लाइट। सो फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा था क्वेश्चन, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो जो लाइट की स्पीड है वो डायमंड में जब जाएगी वो एयर के रिस्पेक्ट में 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। देन वी डिस्कस्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 बोल रहा हूँ तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर बोल रहा हूँ, और वही आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर की या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उसे हम उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटेक्स क्वेश्चन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।